नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत मंच। मैं राजेश यदुवंशी। आज हम एक ऐसे नेता के विषय में बात करेंगे जिनकी पृष्ठभूमि कहें तो जब लोग पहले छोटे थे तो लकड़ी के बल्ले से लोग खेलना चालू करते थे। आज की बात ही अलग है, लेकिन लकड़ी के बल्ला समझते होंगे आप लोग कैसा कि एक जो पेड़ की डाल उसे काट करके लोग उससे बनाते थे बल्ला, फिर उससे खेलते थे। ऐसे संघर्ष जुड़े थे जो अपन जीवन की शुरुआत की तो उन्हें नहीं पता था कि हम क्या बनने वाले हैं, क्या आगे चल करके क्या जो हम राजनीति की भूमिका में आएंगे या कुछ और बनेंगे, ये उन्हें नहीं मालूम था। लेकिन इतना संघर्ष था कि वो लकड़ी के बल्ला बनाकर लोगों को संगठित करके ले जा करके दूसरे गाँव में मैच का खेलने का प्रारंभ करते थे। इनके विषय पहले जानते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में राजनीति को कैसे जोड़ा और जैसे क्या कहना चाहेंगे आप, राजनीति की तरफ आपका रुझान कैसे आई? मेरे पिताजी जो है 83 में जो है ब्लॉक प्रमुख थे और 83 में लगभग वही 80 में हमारा जन्म हुआ था और 83 में ब्लॉक प्रमुख थे। धीरे धीरे गांव में जो मैं पढ़ा, प्राइमरी में पढ़ने के बाद जो है इंटर कॉलेज भारत भारती, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया और क्रिकेट की दुनिया में पहले मैं कदम रखा। हमारे कुछ साथी थे तो पहले लकड़ी का बल्ला जो है हम लोग बनाया करते थे, बल्ला बना के खेलना चालू किए। उसके बाद बल्ला बना के खेलना चालू किए और लोग मुझे कैप्टन के रूप में देखा करते थे। हमेशा लोग कैप्टन की भूमिका आपको क्यों चुनते थे? मैं बहुत सक्रिय रहता था, मैं क्रिकेट की दुनिया में भी बहुत सक्रिय रहता था। पिताजी के चोरी चोरी हम जो है क्रिकेट खेलने का काम करते थे और उस समय जो है संसाधन इतना उपलब्ध नहीं। कैसे संसाधनों का जुटाते थे उस समय? हम लोग चंदा लेते थे, जितने 11-12 लोग खिलाड़ी थे 1-2 रुपया करके चंदा लेते। उस समय महंगाई बहुत नहीं थी, आज तो महंगाई चरम पे है। उस समय जो है अच्छा बल्ला जो है, महंगाई की बातें हम बाद में करेंगे, पहले आपके जीवन के प्रारंभ जो राजनीति आपने कहाँ से शुरू किया उसके विषय में बात कर लेते हैं। में बल्ला जो है हम लोग चंदा लेके जुटाते थे और खेलते थे और हमारी टीम जो है एनडीवी क्रिकेट क्लब के नाम से खेली जाती है। फुरफाल में उसका जो है नैना दास बाबा है, हमारे यहाँ एक बाबा है, उनके नाम से हम लोग खेला करते थे। श्रद्धा है बाबा में? बाबा में श्रद्धा है, नैना दास बाबा में श्रद्धा है, लेकिन इतना पाखंड हो चुका है कि अब धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा ये राजनीति में जब जाति से जोड़ा जाता है राजनीति को तब तकलीफ होती है। ये तो जाति प्रथा सदियों से चली आ रही है, ये भारत भी झेल रहा है। अगर देश को विकास में की दुनिया में लाना होगा तो जातिवाद खत्म करना होगा और जातिवाद खत्म करने के लिए लगता है हम लोग कई युग तक ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जातिवाद खत्म होगा। लेकिन जब आपने संघर्ष किया उस समय आपको क्या मालूम था कि आप नेता की तरफ बढ़ेंगे, आपका रुझान इधर आएगा? पिताजी हमारे एमएलए थे, 91 में वो पहली बार विधायक हुए। विधायक होने के बाद तब तक मुझे बहुत जानकारी नहीं थी, लेकिन 2002 में जब पिताजी को टिकट मिला और एमएलए हुए तो लगभग राजनीति की डीलिंग जो है क्षेत्र के कार्यकर्ता आते थे, पिताजी नहीं रहते थे तो हम ही करते। राजनीति डीलिंग तो पहले कर चुके थे, जब आप कप्तान थे टीम के तो लोग आपको तो क्षेत्र में ऐसे ही जानते थे। डीलिंग क्या बात आ गई इसमें? वो राजनीति करने का एक नशा जैसे नहीं होता है कि नशा चढ़ गया। नशा तो आपको कैप्टन बनने के बाद क्रिकेट में भेजा। अब कैप्टन होने के बाद जो नशा था वो राजनीति में भी वही नशा था। मैं इतना जिम्मेदारी से काम देखता था। मेरे पिताजी, आज तमाम एमपी एमएलए के बेटों की शिकायत आती थी, लेकिन कोई हमारे पिताजी से नहीं कह पाया कि विधायक जी आपका लड़का, आपका बेटा जो है 10 रुपया कोई काम कराने के नाम पे लिया। जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलती थी मैं उसको निभाता था और इस दुनिया निभाते निभाते जो है 2005 में मैं कहीं से, मेरे एक मित्र थे, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, और मुझे अखिलेश जी से उन्होंने मुलाकात करवा दिया। पिताजी एमएलए थे और पिताजी एमएलए होने के नाते मैं उनसे मिला। एक वॉलीबॉल का मैं मैच। लेकिन पिताजी जब एमएलए थे तो वो तो बीजेपी से थे, आपने विरोधी टीम से कहें तो अखिलेश जी से मिल गए जाकर के? विरोधी टीम नहीं, अखिलेश जी एक अच्छे नेता थे और वो उस समय प्रदेश अध्यक्ष और सांसद थे और हमारे मित्र जो है वो वॉलीबॉल का हम लोग मैच करवाए थे, भदौरा गांव है, हमको मिलवाए। उनके मिलने के बाद वो उनके विचारों को मैंने सुना और मुझे कार्यक्रम दिए। तमाम कार्यक्रम के बाद तमाम कठिनाइयाँ आई कि जिले के जितने बड़े नेता समाजवादी पार्टी के थे, आज कुछ लोग हम लोगों के बीच में नहीं है और सारे लोग रोकने का काम किए, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे थे वो कार्यक्रम में समय दिए थे। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं कार्यक्रम में जाऊंगा। भदौरा आए, कार्यक्रम किए और उसके बाद उन्होंने मंच के दौरान ही बोला
कि अगर समाजवादी पार्टी में यहाँ तक आने में, लखनऊ से जौनपुर आने में मुझे जितना समय नहीं लगा, उतना जो है जौनपुर से भदौरा आने में समय लगा। हमारे नेताओं का जो है, पिताजी आपके एमएलए हैं, ऐसी ऐसी चर्चा थी। उस समय मैं चोरी से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। आपको लगा नहीं कि पिताजी बीजेपी में थे, आपको डांट पड़ी नहीं होगी? कुछ ना कुछ तो रहा होगा ऐसा, पिताजी जरूर बोले होंगे कि आप क्या करो बेटा ये। पिताजी हमारे संघर्ष किए थे, वो जानते थे कि मेरा बेटा भी राजनीति करेगा। मुझे कभी डांटे नहीं और आज भी नहीं डांटते हैं। लगा नहीं कि हम बीजेपी में पिताजी थे, आप सपा ज्वाइन कर लिए? तमाम सुनने के लिए मुझे मिला और उसके कारण मेरा पिताजी का टिकट 2007 में काटा गया कि बेटा समाजवादी पार्टी में है, और उनका टिकट काटा गया। वो तमाम खमियां जो है उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा, लेकिन मैं अपने कदम को पीछे नहीं खींचा। मैं समाजवादी पार्टी में 2005 में ही बुलेटिन का सदस्य हुआ, और हमारी पत्नी जो है वहाँ से जिला पंचायत 2005 में केराकत से थी, 2 बार जिला पंचायत रही, और उसके बाद इस समय क्षेत्र पंचायत है। 95 से 1 बार छोड़ के लगातार प्रधानी भी घर में है। राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है पिताजी की देन है, उनके आशीर्वाद से हम लोग राजनीति में आगे बढ़ते चले गए। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पार्टी ने मुझे 2005 में पार्टी ज्वाइन करवाया, और उसके बाद जो है 2011 में पहली बार जो है टिकट मुझे दिया। 6-7 महीना, 3 अगस्त को मुझे याद है, 3 अगस्त को मेरा टिकट हुआ, और टिकट होने के बाद 30 दिसंबर को टिकट कटा। तो आपको लगा नहीं कि अखिलेश तक आपकी इतनी अच्छी रीच थी, इतनी पहुंच थी, फिर भी आपको जो टिकट मिला, वो क्या लगता है, आपको टिकट आपको सही समय पर मिला था? टिकट 2011 में सही समय पे मिला था। उस चुनाव, उस समय समाजवादी की आंधी चल रही थी, और उस आंधी में जो है हमारे बड़े नेता जो है, आज कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं हैं, उनको रास नहीं आया और टिकट कटवाने का काम किए। और मैं तब भी अपना संघर्ष, तमाम हमारे सामने कठिनाई आई, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तमाम हमारे पीछे पड़े कि आप पार्टी में आ जाइए, चुनाव तुरंत लड़ाएंगे। लेकिन मैं विश्वास समाजवादी पार्टी में रखा, अपने नेता के ऊपर विश्वास रख के पार्टी में ही रह गया। 2017 में मुझे पुनः टिकट मिला और समाजवादी पार्टी से मैं चुनाव। थोड़ा हटेंगे कि जैसे किसी भी पार्टी में जो कहते हैं ना, मगरमच्छों की जो भूमिका होती है वो अहम होती है कि उस तालाब में किसी को घुसने नहीं देते हैं। लगा नहीं कि आपके टिकट में इन मगरमच्छों का हाथ था? राजनीति में ये हर पार्टी में ये चल रहा है कि जो बड़े लोग हैं वो अपने आगे किसी को नहीं चाहते कि वो राजनीति में आए। लेकिन मैं ऐसे बाप का बेटा हूँ कि मुझे संघर्ष की कोख से मैं पैदा हुआ हूँ। मेरे पिताजी भी संघर्ष से राजनीति करते करते यहाँ पहुँचे थे। मैं भी अपने कदम को पीछे नहीं किया। आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। राजनीति में तो हर पार्टी में ये सब चलता रहता है, लेकिन मेरी लड़ाई जब भी हुई है बड़े नेताओं से हुई है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना नेता मानता हूँ, उनको नेता मान के राजनीति करता हूँ। क्या लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विश्वास हो आप पे दोबारा आएगा? जनता का स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है, जनता के बीच में मैं लगातार रहता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्नेह प्यार मुझे मिलता है। टिकट कटना मिलना 10 लोग मांगते हैं, 1 लोगों को मिलता है और 9 लोगों को नहीं मिलता है। इसके नाते अपना विश्वास मैं नेता से नहीं ख़त्म कर लूँगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विश्वास पे पार्टी में आया, और आज तमाम चीज़ें हैं। तमाम लोग कहते हैं कि अगर आज आप भारतीय जनता पार्टी में आप पिताजी के साथ रह गए होते तो आज MP MLA होते। मुझे MP MLA होने का बहुत शौक़ नहीं है। इस नाते शौक़ नहीं है कि मुझे बहुत कुछ पिताजी के द्वारा मिला है आशीर्वाद, और आशीर्वाद के तौर पे मैं राजनीति करता हूं। जनता का सेवा करने का जुनून मेरे सर पे सवार है। मैं उस सीढ़ी को छू कर रहूँगा जिस सीढ़ी के लिए पार्टी ज्वाइन किया हूँ। लेकिन आपको लगता नहीं था जब आपको टिकट दिया गया तब महज बहुत ही कम दिन थे, 20 दिन, तो आपको जब नेताजी से इतने संबंध थे तो आपको पहले बता रहे थे कि नेताजी ये टिकट लेकर हम इतने कम दिनों में क्या करेंगे? हमने बताया, अपने नेता से हमने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट जो आई है, सर्वे रिपोर्ट में सिटिंग विधायक जो हमारे यहाँ थे गुलाब जी, वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हमने कहा उनसे कि आप इतना कम समय मुझे दे रहे हैं। 9 तारीख को मेरा टिकट हुआ, 9 फरवरी पर्चा दाखिला का पहला दिन उस दिन स्टार्ट था, और 8 तारीख को वोटिंग था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप जाके चुनाव लड़ो, और मैं चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद 70,000 वोट पाया। जनता का स्नेह प्यार मिला। उस समय बीजेपी की आंधी चल रही थी जब मैं चुनाव लड़ा। लेकिन आपको लगा ना कि इस आंधी को आपने चीर दिया था? लगभग आंधी समय और मिल गया होता तो 15 दिन का समय मिल गया होता तो मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा देता। लेकिन
जब आपको टिकट मिला तो गुलाब सरोज इत्यादि की बातें तो चल रही थी, लेकिन जो वर्चस्व की जो जनता का वर्चस्व था कि जनता चाहती थी आपको, लेकिन टिकट का जो खामियाजा तो कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ा। जनता मुझे चाहती थी, समय नहीं था उस समय, मेरे पास समय नहीं था। 15 दिन का समय मिल जाता मैं चुनाव जीत जाता। और पार्टी की विपरीत सत्ता पक्ष का विरोध हुआ। उस समय कुछ पारिवारिक बातें थी नेताजी के परिवार में, उसका भी विरोध झेलना पड़ा। और चुनाव तब भी केराकत की जनता ने मुझे बहुत वोट दिया। 70,000, हमारे यहाँ 64,000 वोट पा के गुलाब सरोज विधायक हो गए थे। मुझे 70,000 वोट मिला, तब भी चुनाव में हार गया था। 10 से 10,000 12,000 वोटों से आप हार गए थे चुनाव, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट का खामियाजा आपको भुगतना पड़ा जो देरी से मिला। वो तो मैं कह ही रहा हूँ, टिकट का खामियाजा लेट मिलने के नाते आज लोकसभा का चुनाव चल रहा है। अब 2024 में लोकसभा का चुनाव है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नेताजी किसी को टिकट दे दें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लेकिन समय से टिकट की घोषणा कर दे। अब 2-3 महीने के बाद टिकट की घोषणा कर दे और समाजवादी पार्टी मछली शहर लोकसभा, सदर लोकसभा चुनाव दोनों जगह जीतने का काम करेगी। क्या लगता है कि लोकसभा में भी आपकी सक्रिय भूमिका रहेगी? लोकसभा का टिकट मैं मांग रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मांग रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे टिकट देंगे, चुनाव लड़ूंगा। लोग आपको एक युवा के नाते जानते हो, चाहे पहचानते हो, चाहे उनके मन में एक भावना हो के प्रति हो, लेकिन लोग आपको विधायक तो नहीं बना सके, लेकिन लोकसभा में लोग आपको जरूर देखना चाहेंगे। क्योंकि मैं जब लोगों से पूछा हूं तो लोग आपको जरूर चाह रहे हैं। क्या ये चाहत एक लोगों की जो उम्मीदें हैं यहाँ की जनता की, लोकसभा मछली शहर में वो टिकट आपको मिलने की उम्मीद है? लोकसभा में टिकट किसी को मिल सकता है। टिकट की बात जो है, नेताजी का अभी बड़ा गठबंधन होगा। गठबंधन में पार्टी किसको टिकट देगी, किसके कोटे में सीट जाएगी, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी अपने नेता के ऊपर मुझे विश्वास है कि लोकसभा मुझे लड़ाएंगे। अब आपने गठबंधन की बात कर दी, तो गठबंधन किससे होगा? गठबंधन सब टूटता जा रहा है। गठबंधन टूटता नहीं जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो गठबंधन को इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता लगातार लगे हैं। एक भूमिका जो है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश से निकलने के बाद नीतीश जी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तमाम नेता जो है एकजुट विपक्ष को एक कर रहे हैं और गठबंधन पक्का होगा। और महागठबंधन आज भी जनता जो है, आप सर्वे कर लीजिए अपने चैनल के माध्यम से, आज भी जनता जो है 60% भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। 60% भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, लेकिन जीत तो भारतीय जनता पार्टी ही रही। क्यों नहीं? अभी आपने देखा कि कर्नाटक का चुनाव हुआ था और कर्नाटक के चुनाव में आपने देखा कि 136 सीट जो है कांग्रेस पाई। येदियुरप्पा के जो लोगों का कहना था, येदियुरप्पा का जो कि घोटाले को लेकर के सरकार वहां पर बैकफुट पे आ गई बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी में तमाम घोटाला है, लेकिन इनका घोटाला कोई दिखाता नहीं है। आप चैनल से हैं, आप चैनल के बारे में मुझे नहीं कुछ कहना है, लेकिन आप देख लीजिए अमित शाह के बेटे जैसा हैं, वो 600 अरब खरब के मालिक हो गए। तमाम लोगों को ऐसा है, आप देखेंगे उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन घोटाला जो है भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोगों को सीबीआई का हवाला दे के डरवा के, ईडी का हवाला दे के डरवा के जो है अपने पार्टी में ले लेती है, तो दूध का धुला हो जाता है, तब वो सही हो जाता है। लेकिन जाने के बाद यही नेता जब विपक्ष में होते हैं तो बीजेपी के खिलाफ कतराते हैं बोलने से, लेकिन वहां पर जाने के बाद अगर बातें निकलने आती चालू होती। आप अभी देख रहे थे, इनके राज्यपाल थे जो जम्मू कश्मीर में, मलिक जी, हाँ, वो बता रहे हैं सारी चीज़ों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो मैं रहा हूँ, उसके बारे में मैं भली भांति जानता हूँ कि कैसे लोग हैं। वो लिख कर देते हैं कि क्या बोलना है आपको। जब बात की रमत मलिक जी की जो हम बात करते हैं, मलिक जी कहना था कि ये आइडिया 350 किलो जो आया था, पहले मैंने सरकार को सूचना दी थी। क्या लगता है उसमें सत्ता में थे कि नहीं मलिक जी? उन्होंने कहा था, सरकार को हमने सूचना दिया कि आप जो है बाई रोड जो है सैनिकों को मत लिखाइए, आप फ्लाइट या एयरपोर्ट से कोई व्यवस्था करवा के उनको लिखवाइए। लेकिन सरकार को तो चुनाव लड़ना है ना उसी पे, तो चुनाव लड़ने के लिए बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। एकदम सही मैं आरोप लगा रहा हूँ। इतना 300 किलो IDX आ गया, लेकिन गृह मंत्री को हमारे जो है दूरबीन लेके खोजते हैं अपराधी, लेकिन आतंकवादी पता नहीं चले। और 40-45 जो है हमारे शहीद हो गए जवान। मलिक जी की अगर बात करते हैं, मलिक जी उस सत्ता में थे, अगर चाहते तो इस
बड़ी दुर्घटना को रोक तो सकते थे वो। हाँ, चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। मैं तो आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी लिख कर देती है कि अब आपको सत्ता में आपको पद पे रहना है तो बोलना है, नहीं तो फिर आप इस्तीफा दे के चले जाइए। उनके यहाँ से आप चले जाएंगे तो आप दोषी हो जाएंगे, और कोई दोषी उनके यहाँ चला जाएगा तो दूध का धुला हो जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी का खेल पूरे देश में चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि किसान जो है, किसान बैठा था उस पे धरने पे। किसान था कि खालिस्तानी थे? ये तो भारतीय जनता पार्टी कह रही ने खालिस्तानी थे, और किसान थे तो किसान बैठे थे, इतने दिन तक बैठे थे, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी ने अपना उसमें बैक कर लिया। और आप देख रहे हैं अब देश की बेटी बैठी है, एक सांसद को बचाने के लिए देश की बेटी धरने पे बैठी। आप अभी किसी के आपके खिलाफ चाहे हो जाएगा पास्को का मुकदमा, आप जेल चले जाएंगे, लेकिन एक सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, अभी तक जेल नहीं भेजा गया, और सांसद जो है अपना अनाप शनाप चैनलों पे आके अपना बोल रहा है, ढिलवा रहा है बेटियों को। तो भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला था सबका साथ सबका विकास, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कैसे दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का है कि बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, नहीं बोल पा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज इनको दिखाई नहीं पड़ रहा कि जंतर मंतर पे देश की बेटी बैठी है, जिस बेटी के लिए आपने अपने घोषणा पत्र में डाले थे, जिस महंगाई की आप बात करके सरकार में आए थे, आज वो महंगाई जो है चरम पे है। आपको हमको खूब याद है 2014 में जब देश का चुनाव हो रहा था लोकसभा का, उसमें प्रधानमंत्री जी जो है महंगाई का विरोध करके चुनाव लड़े थे। जो है गैस सिलेंडर उस समय 200-360 रुपये का गैस। लेकिन जनता तो खुश है अभी भी। जनता खुश नहीं है। अभी आप गोरखपुर का देख लीजिए, 3,63,000 वोट पड़ा है, अब 5 लाख की काउंटिंग हुई। तो कृपा, ये तो बाबा कृपा हो सकती है। बाबा की कृपा नहीं, ये हर जगह धांधली है इनकी। और इस निकाय चुनाव में भी आप देख लीजिए, अगर विपक्ष का और सीटें का वो आकलन कर लीजिए, तो आज भी जो है 65% लोग विपक्ष के लोग जो है इनके खिलाफ वोटिंग किए हैं। लेकिन जो कि सत्ता पक्ष यह कहता है कि विपक्ष का तो काम ही यही है कि ये हमेशा आरोपी प्रतिरूप लगाती है, इसका कोई काम तो है नहीं, क्योंकि जनता ने विपक्ष को नकार दिया पूरी तरह से। सत्ता पक्ष गलतफहमी में है। सत्ता पक्ष गलतफहमी में इस नाते है कि अगर विपक्ष न, जिस देश में विपक्ष नहीं रहता है वहाँ की सरकार एकदम तानाशाही हो जाती है। ये तो आप पहले से पढ़े होंगे, जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि तानाशाह रह के विपक्ष नहीं रहेगा। अभी हम लोग आंदोलन कोई हो जाता है, पहले नेताजी हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हम लोगों के बीच में नहीं है, आदरणीय नेताजी और देश के सबसे बड़े नेता थे, और आज हम लोगों के बीच में नहीं है। जब आंदोलन होता था 25 पैसा डीजल पेट्रोल बढ़ जाता था तो हम लोग आंदोलन करते। 2 बार मुझे भी चोट लगी थी, जेल में गया था। और आज जब आंदोलन होता है तो रात को ही घर पे जो है पुलिस बैठा दी जाती है। योगी जी का कहना है कि हम तो यहाँ पर बदमाशों को जो कि यहाँ रहने नहीं देंगे और पूरी तरह से खत्म कर दें, कोई भी किसी भी जाति धर्म का बदमाश हो। लेकिन अब देखने में कुछ लगता है कि जाति धर्म की राजनीति हो रही है यहाँ पर। यहाँ धर्म की ही राजनीति, जाति धर्म की ही राजनीति हो रही है। अभी आप कर्नाटक में देखे, प्रधानमंत्री जी 22 सभा किए और वहाँ जाके बजरंगबली के नाम पे वोट मांग रहे थे। और योगी जी ने बताया भी था कि 7-8 महीना पहले कि बजरंगबली जो है SC कास्ट के थे, अनुसूचित जात के थे, और ये हमारे प्रधानमंत्री जाके उनके नाम पे वोट मांग रहे थे कर्नाटक में। यहाँ जो है राम जी के नाम पे वोट मांगते हैं। और धर्म के, जब तक इस धर्म से देश जो है संविधान से चलता है, धर्म तो होता ही है। धर्म पे मुझे बहुत कुछ नहीं करना है। आज जो भी हमको बोलने का अधिकार मिला है वो संविधान की देन है। संविधान आज आप हमसे पूछ रहे हैं, वो संविधान की देन है। आज संविधान में 169 जो है परिवर्तन इन्होंने धीरे धीरे कर दिया। आप बेरोजगारी पे बातें नहीं कर रहे हैं कि रोज बच्चे जो है पढ़ लिख के बेरोजगार पड़े हैं। आप महंगाई पे बातें नहीं कर रहे हैं। खाली डाइवर्ट करने के लिए मंदिर बनवाना है, मस्जिद बनवाना है, इसी की बात हो रही है। आप बताइए, जब मुझे याद है 2017 में चुनाव में लड़ रहा था, उस समय शमशान और कब्रिस्तान की बात हो रही थी। ये कौन सा देश है कि जहाँ शमशान और कब्रिस्तान की बात हो रही है? आप विकास की बात करिए, देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। और तमाम विश्व गुरु कहे जाते हैं प्रधानमंत्री जी, विश्व गुरु कहे जाते हैं। एक भी बताइए कोई देश से आके हमारे देश में बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है। आप कैसे विश्व गुरु हैं? जिस प्रकार से भारत का पूरे विश्व में कोरोना काल रहा, आपने सभी देशों की स्थितियां देख ली हैं, आपको लगा कि भारत में कुछ डगमगाया? भारत कोरोना काल मैं बहुत नज़दीक से देखा।
अगर हमारे बीच के एक साथी थे, आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, राम बच्चन जी, और हमारे साथ कंटिन्यू चलते थे। मुझे तैयार होने से पहले वो मेरे भी घर आ जाते थे, डायरी देखते थे, कहाँ न्योता है, कहाँ जाना है। इस तरह से मैं उस आदमी को कोरोना काल में खो दिया। और कोरोना काल में जिस सरकार के पास, इतनी निकम्मी सरकार मैं कह रहा हूँ कहीं है, होगी ही नहीं। जिस सरकार के पास गैस वो ऑक्सीजन नहीं था, पैरासीटामॉल नहीं था, वो सरकार अपने को कह रही कोरोना काल में 15 रुपये का पैरासीटामॉल नहीं मिला। हम लेके उसको दर दर की ठोकर खाए, कहीं गोरखपुर से सिलेंडर मंगवाए, कहीं आजमगढ़ से मंगवाए, उसके बाद भी उसको नहीं बचा पाए। कोरोना काल मैं बहुत नज़दीक से देखा हूँ, यह स्थिति थी देश की। पैरासीटामॉल तक भाई साहब नहीं मिल पा रहा था राजेश जी। लेकिन सरकार कहना कि हमने कोरोना काल को जैसे हैंडल किया, कहीं विपक्ष होता तो इससे बड़ा हंगामा होता। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, तमाम महामारी इसके पहले भी आया करती थी। हम लोग, हमारे यहाँ वहाँ पे है एक चवन्नी भर जी का टीका है, हम लोग प्राइमरी में पढ़ा करते थे, उस समय टीका वो लगता था, और आज भी हमारे वहाँ में है। तो तमाम महामारियों से इसके पूर्व की सरकारें जो भी निपटने का काम की है, और यह तो एक वो कहने के लिए है कि नहीं, कोरोना काल में जो है अगर मोदी जी नहीं रहते तो देश में हाहाकार मच जाता। ऐसा कुछ नहीं है, इसके पहले भी सरकारें आप उठा के देख लीजिए, देश में कुछ बचा ही नहीं। आज के डेट में सरकार जो है तमाम आई, आप 2014 और इस समय चल रहा 2022-23 तक का आकलन कर लीजिए, सरकार ने धीरे धीरे सर संसाधन को बेचने का काम किया। तो सरकार तो ये करे कि हम कुछ बेच नहीं रहे हैं, सब जो जनता की आवश्यकता है उसको हम पूर्ति कर रहे हैं। सरकार के पास कुछ है नहीं। सरकार बताइए, LIC से लोन लेने के राहुल गांधी जी ने बोल दिया LIC पे, तो LIC वाले पे ये लोग विपक्ष जो है, पूरा जो सत्ता पक्ष के लोग जो है, आप बताइए कोई इतना तानाशाह कोई हो सकता है? कौन सा दोस्त था कि उसकी सदस्यता एक सांसद की आप समाप्त कर दिए? उसी का कारण था कर्नाटक। ये हिटलरशाही थी, हिटलरशाही के नाते जो है कर्नाटक चुनाव हार गए। क्या लगता है हिटलरशाही का अंत हुआ कर्नाटक में? कर्नाटक में हिटलरशाही का अंत हुआ। अब इसके बाद जो भी चुनाव आएगा, आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ पूरे देश को कि हिटलरशाही का अंत होगा। अंत तो सबका हुआ है, इनका भी अंत होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है कि सरकार दोबारा फिर रिपीट करेगी? 2024 का चुनाव होने वाला है, हम लोग पूरी कमर कस लिए हैं, और आपको मैं बताना चाहता हूँ और देश को, प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि हमारे नेता जो है सत्ता पक्ष से दूर हो, सत्ता तो नहीं है उनके पास, लेकिन संघर्ष के समाजवादी एकदम आदी हैं। संघर्ष करना लोग जानते हैं। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, सत्ता गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो मैं समाजवादी पार्टी जो है 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और हमारे नेता की यही सोच है कि 80 में अगर 70 सीटें जो है हम विपक्ष को एक करके यहाँ रोक लेंगे, तो दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होता है, और रोकने का काम अगर कोई करेगा तो समाजवादी पार्टी करेगी। 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश में, लगता है आपको 70 सीटें अखिलेश के नेतृत्व में यहाँ सपा जीत पाएगी? बिल्कुल लगता है, कुछ भी संभव हो सकता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश में 3 सांसद थे, तो आज 70 सांसद, 65 सांसद उत्तर प्रदेश में हो गए। कुछ भी हो सकता है। 12 का चुनाव में लड़ने आया था, भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने के लिए कोई नहीं तैयार था। आज जो है टिकट लेने वालों की लाइन लगी है, वहाँ भी ऊपर नीचे वही चल रहा है करप्शन। पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई। जो पहले पुरानी भारतीय जनता पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अब वहाँ हमारे यहाँ विधायक हुए हैं, दिनेश चौधरी थे इसके पहले, इस समय पूर्व हैं, उनसे आप पूछेंगे तो बता देंगे कि टिकट कैसे मिला था। अब वो बसपा के रूप में काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनको सत्ता। आरोप लगा रहे हैं आप पूरी तरह से? आरोप सही मैं लगा रहा हूँ, आरोप मैं सही लगा रहा हूँ। वो तो लगातार सबके जो अच्छे नेता हैं हर पार्टी में, सबको तोड़ने का काम वो कर रहे हैं, डरवा के कैसे भी उनको पार्टी में लेने का काम कर रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं, और 2024 में हमारे नेता के नेतृत्व में महागठबंधन बनेगा, और लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को, हम लोग प्रधानमंत्री पद से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने का काम। चलिए हम 2024 की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि हमारे नेता जो महागठबंधन बनेगा, क्या लगता है महागठबंधन का जो चेहरा होगा वह कौन होगा आपकी नज़रों से? पहले हमारे नेता की सोच है
कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पक्ष से पहले बेदखल कैसे किया जाए। बेदखल करने के लिए चेहरा, अभी तमाम बातें हो रही है, बीच में अभी समय है, अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हर स्तर का राजनीति करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कौन सी ऐसी पार्टियां जिनसे आप गठबंधन करेंगे लोकसभा के चुनाव में? कल आप देख लीजिए, वहाँ कलकत्ता में देख लीजिए, वहाँ ममता बनर्जी जी हैं, बिहार में नीतीश जी हैं, उत्तर प्रदेश में अभी बुआ जी का नाम आ रहा है, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, लास्ट तक बुआ जी से भी गठबंधन हो सकता है। गठबंधन का रास्ता जो है, राजनीति करने का रास्ता, दरवाज़ा हर समय खुला रहता है। अगर आप बुआ जी की बात करें तो बुआ जी कितने फ्रंट पे हैं, कितने बैकफुट पे हैं, ये तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। हमने आपको बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग चले जाते हैं वो दूध के धुले लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं से बुआ जी को दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और हमारे नेता की तमाम जांच किए, नहीं कुछ पाए। आज वो जो बोल रहे हैं, तमाम जांचें उनकी भी हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, लेकिन उस तरह से बुआ जी नहीं है। बुआ जी को जो है ये लोग दबाने का काम किए हैं। समय आएगा, समय आने के बाद गठबंधन होगा तो 1-2 दिन 4 दिन में अलाउंस हो जाएगा, जब चुनाव की घोषणा होगी। और लगे हैं नेता, तमाम नेता लगे हैं। अभी ओम प्रकाश जी देखिए बोल रहे थे कि बुआ जी को ही जो है प्रधानमंत्री का दावेदार मान लें। वो तो महागठबंधन तय करेगा ना। आप भी महागठबंधन में होंगे तो आप उस बैठक में रहेंगे, कोर कमेटी में आप बात करेंगे। ओम प्रकाश जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? कभी सपा में तो कभी उधर, क्या कहेंगे इनकी राजनीति को आप? ओम प्रकाश राजभर जो है वो जानते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और उसी लालच से जो है वो पार्टी में आए। लालच? हाँ, सही कह रहे हैं, उसी लालच से आए। और वहाँ जो है वो मंत्री रहते हुए भी उनका 1% का कदर नहीं था। आपने देखा कि वो SC OBC की स्कॉलरशिप पे जब बात कर रहे थे, कोई सुनने वाला भारतीय जनता पार्टी में नहीं था। इस नाते वो चले आए और सरकार नहीं बनी, फिर अनाप शनाप बोल कर चले गए। लेकिन आज भी हमारे नेता कह दें तो फिर वो पार्टी में आ जाएंगे, और आएंगे, लास्ट तक आएंगे, ये कन्फर्म मैं बता रहा हूँ। ये इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आप जानते हैं एक बार जाना, पार्टी से दोबारा आना, ये कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव तो पड़ेगा इसका। दुष्प्रभाव राजनीति में, राजनीति करने वाला व्यक्ति, आप देखिए जो भारतीय जनता पार्टी थी हमेशा विरोध करती थी आतंकवाद का, लेकिन कश्मीर में किससे गठबंधन था इनका? तो राजनीति में कुछ भी संभव है, हो सकता है, उसमें बहुत मेरा कमेंट नहीं है। और गठबंधन, महागठबंधन बनेगा, और महागठबंधन के जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम हम लोग करेंगे। छोटी छोटी पार्टियां हैं, सबको हमारे नेता कह रहे हैं छोटी छोटी पार्टियों को लेके मिला के चुनाव लड़ेंगे। तो एक छोटी पार्टियों की बात करते हैं, बसपा की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट का जो वोट बसपा में होता है, बैकवर्ड का वोट जो है लगभग एक जाति पार्टी कहें, सपा को तो एक जाति पार्टी है। क्या कहेंगे इन सब विचारों पर? बीजेपी बड़ा वार करती है इन सब पर, जाति समीकरण पर। जाति, समाजवादी पार्टी जाति पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जाति। आज बताइए किस जात का काम हो रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मेडिकल कॉलेज देने का पार्टी ने काम किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया था जौनपुर में। आज जाके देखिए 7 साल होने जा रहा है योगी जी को, उसी तरह मेडिकल कॉलेज पड़ा है। कौन सा जिला बाकी है जहां मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी द्वारा नहीं बनवाया गया होगा? तो क्या कहेंगे अखिलेश जी की और योगी जी के नेतृत्व की सरकार जो उत्तर प्रदेश, उनका तो 5 साल बीत गया, उनका नेतृत्व आपने देखा, इनका जो कि दूसरा कार्यकाल चल रहा है, क्या परिवर्तन देखने को मिला आपको? मुझे याद है हमारे नेता जो है अखिलेश जी वहाँ लखनऊ में मेट्रो बनवाने का काम किए थे, और सरकार से संजोग से हम लोग चुनाव हार गए थे 17 में। उन्होंने कहा था, मुझे आज भी वो बात याद है, उन्होंने कहा था कि गोरखपुर में अगर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी अगर मेट्रो बनवाने का काम करेंगे, बनारस में कर देंगे, तो हम समझ लेंगे कि ये विकास का काम करेंगे। और 5 साल ये घूमते रह गए, कहीं मेट्रो का काम नहीं हुआ। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वगैरह देख रहे हैं, सब हमारी सरकार की देन है। उस सरकार में ही जमीन को अधिग्रहण किया गया था। अधिग्रहण का काम तो सपा सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी बताए ना कहाँ वो अधिग्रहण किए, कहाँ पूर्वांचल वो एक्सप्रेसवे बनवाए, ये सब बताएं, कहीं नहीं किए हैं। फीता काटने का काम और शिलापट हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से करती है, वही कर रही है। ये आरोप प्रतिरोप बहुत ज्यादा लग रहा है सरकार पर। एकदम मैं सही कर रहा हूँ। आप मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, हमारी सरकार में बना था,
वहाँ स्वर्गीय उमानाथ सिंह जी के नाम से जो है बोर्ड लग गया। नाम बदलने का काम सिलसिला है, काम एक भी नहीं जमीन पे दिखाई पड़ रहा है। जो भी काम है समाजवादी पार्टी की देन है। सरकारें तो ऐसा करती है, जिसकी सरकार सत्ता में होती है वो मुकदमे वापस करना और मुकदमे लगाना, ये तो कार्य पहले से चला आ रहा है। राजनीति में हम लोगों की सरकार थी, हम लोगों के ऊपर राजनीतिक मुकदमा हुआ, धरना प्रदर्शन का मुकदमा हुआ, उसमें तमाम लोग हम लोग फंसाए गए। लेकिन एक भी हम लोग उस समय अपने सरकार में भी कई बार हम लोगों ने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुकदमा वापस नहीं, आज भी मुकदमा चल रहा है। ये तो क्या लग रहा है, ये तो अपना मुकदमा वापस किए हैं। अब क्या लगता है जो सरकारें चल रही हैं ये एक विरोध की राजनीति कर रही हैं क्यों? पहले की राजनीति तो नहीं रह गई। मैं पहले ही आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी पहले की भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई। आज जो है आपने देखा सदन में किस तरह से बात हो रही थी। पहले भी हम तमाम सदन देखे हैं, हमारी भी 45 साल की लगभग उम्र होने जा रही है। इस तरह का सदन कभी नहीं चला कि मिट्टी में मैं मिला दूंगा। आप जो है आपको पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, इस तरह का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। आप अपराधी को मारिए ना, कौन रोकता है? अखिलेश यादव अपराधी को मारने। अगर ये भाषा संवैधानिक नहीं होती तो उसे निकाल दिया गया होता, लेकिन उस भाषा पे कोई टिप्पणी नहीं हुई। देखिए भारतीय जनता पार्टी हर भाषा उनकी संवैधानिक लगेगी। हम तो बता दिए कि देश संविधान से चलता है और संविधान में 169 इन्होंने परिवर्तन किया धीरे धीरे। जिस संविधान के बाद दौलत आज हम आप बोल रहे हैं उसमें संशोधन करते चले जा रहे हैं। तो बहुत उस पर मुझे नहीं कहना है कि ये सही कह रहे हैं, लेकिन यह एक चीज़ है कि अगर अपराधी को ढूंढ रहे हैं तो पूरा एकदम सही दूरबीन लगा के ढूंढे कौन अपराधी है। अगर हम जनता के बीच जाते हैं, अगर ये पूछ ले किसी जनता से कि 169 संशोधन किया गया संविधान में, तो कितने % लोगों को मालूम होगा? कैसे जागरूक करेंगे लोगों को? बहुत लोगों को मालूम। आज से 20 साल आप पीछे जाइए और 20 साल आगे जाइए, तमाम ऐसे लड़के पढ़ लिख के कंपटीशन में अपनी तैयारी करके बैठे हैं, एक भी आज परीक्षा देने का वो उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। नौकरी प्राइवेट सेक्टर में दी जा रही है, रेलवे को आप प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं, एयर इंडिया को आप प्राइवेट सेक्टर, तमाम चीज़ें हैं, LIC को आप बेच रहे हैं। धीरे धीरे इनके पास, मैं यह कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सरकार के पास कुछ रह नहीं गया, इस नाते ऐसा काम कर रही। इसके पहले की सरकारें जो थी, क्या वो वेतन नहीं देना चाहती थी? वो तो नहीं की। वो जो बनाए थे 70 साल में, इन्होंने 8 साल में ख़त्म करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज के जो युवा हैं जब संगठित होते हैं तो वो तुरंत नारा लगाते हैं। क्या हिंदूवादी नारा है वो बहुत तेजी से फैला भारत में, हिंदू राष्ट्र को लेकर के। मैं जंतर मंतर में भी था तो वहाँ कुछ हिंदू राष्ट्र के नेता संत भी थे, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे वहाँ पर। तो क्या लगता है कि युवा भी एक हिंदू राष्ट्र के विषय में भक्त तो नहीं रहा यहाँ? अपनी जो दायित्व है उसको। देश जो है हमारा गंगा जमुना की तरजीह पे बना है और इस देश में जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोगों ने लड़ाई लड़ा है। और जो भी आज बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू देश होना चाहिए, पहले जब यहाँ अंग्रेज जो है राज किया, मुसलमान राज किया, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज कैसे हिंदू खतरे में हो गया? ये लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, बहकाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बहकाती है, बहकाने में माहिर है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में 10-5 लोग बैठे रहेंगे, उनके भी लोग संघ के बजरंग दल के लोग बैठे रहेंगे, वही जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। देश खतरे में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खतरे में है। जो ये बोल रहे हैं कि देश जो है हिंदू राज होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप बताइए ना मुझे कि जब मुसलमान राज किया, जब अंग्रेज राज किया, तब तो देश खतरे में नहीं था, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। संघर्ष करके लोग भगाने का काम किए। आज भी लोग हमारा देश ऐसा बना, एक ऐसा फूलों का गुलदस्ता है, इसमें सारे समाज की सारी जातियां जो है उस गुलदस्ते में लगाई गई हैं। आपने कहा कि अंग्रेजों को भगाने का काम किया लोगों ने संगठित होकर के, तो क्या लगता है बीजेपी को भी हटाने का काम संगठन करेगा? एकदम संगठित होंगे। जनता जो है सर से पानी ऊपर हो रहा है। अब जनता जाग चुकी है, जाना अंत सबका है, तय होना है। ऐसे पहले लोग कहते थे कांग्रेस भी नहीं जाएगी, आपने देखा कांग्रेस चली गई और पूरे देश में जो है स्थिति क्या है। और आज स्थिति वही भारतीय जनता पार्टी की है, एक तो साफ नाक और दूसरा नागनाक। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपना वर्चस्व बनाती जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आप 14 का चुनाव का इतिहास उठा के देख लीजिए, फिर 19 का देख लीजिए, सीटें घटी हैं।
अब इस बार घटेंगी तो उनको सत्ता से बेदखल होना है। आप उठा के देख लीजिए, 17 में हम चुनाव लड़े थे तो 47 सीट हम लोग जीते थे, इस बार 125-26 सीट जीते हैं और 100 सीट ऐसे हारे हैं, 400-500। जौनपुर जिले की मैं बात बता रहा हूँ, हम शाहगंज में हारे 500 से, 300 कुछ वोटों से जो है बदलापुर हारे, 700 वोटों से मैं मड़ियाऊँ, ये हारे नहीं हराए गए, हराए गए इसी आरोप लगाते हैं आप लोग। नहीं, ये एकदम सही मैं कह रहा हूँ, ये हराया गया हम लोगों को। इसी तरह जो है 100 सीट हम लोगों को हराया गया। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो अकेले बहुमत में आई थी, तमाम पार्टियों का गठबंधन है, हम गठबंधन कर लेते हो तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, उनका तमाम पार्टियों से गठबंधन, हम लोगों को तो नहीं तकलीफ होती है। आपके नहीं सोचते हैं, आपके गठबंधन में क्या है ना, जो गठबंधन में आता है वही लोग बोलना चालू कर देते हैं, लेकिन उनके गठबंधन में जो भी आता है मौन हो जाता है। इसका कारण क्या है? देखिए अभी उपचुनाव था, उनके गठबंधन में भी लड़ाई, जहाँ परिवार होता है वहाँ लड़ाई होती है। अभी उपचुनाव था, वो अनुप्रिया पटेल जी थी और भारतीय जनता पार्टी का वो खींचातानी चल रहा था, किसका कैंडिडेट रामपुर लड़ेगा, किसका कैंडिडेट, जबकि दोनों सीट पे अपना दल ही चुनाव पहले से ही लड़ी थी। तो ये तो स्वाभाविक है, परिवार जहाँ रहेगा वो लड़ाई होगी, लेकिन अंतिम निर्णय जो मोहर लगती है उसी को लोग मानते हैं। अंतिम में अपना दल को टिकट मिला, अपना दल चुनाव लड़ी वहाँ गठबंधन के में। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं कि इतना बड़े पैमाने पे धांधली है। काजल निषाद बात कर रही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मोबाइल पे, और ये धांधली जो है सभी लोग नहीं पकड़ पाएंगे। जो लोग जानते हैं कि पतौरा बूथ पे कितना वोट पड़ा है, और वो अगर उससे ज़्यादा वोट गिना जाएगा तो वही लोग जान पाएंगे कि पतौरा पे तो 800 वोट पड़ा, तो 1000 की गिनती का है भाई। ये तमाम चीज़ें हैं राजेश जी, और सारी चीज़ों को देखते हुए जनता जो है एकदम उब गई है। बीजेपी का कहना है कि महंगाई की जो बात कर रहे हैं आप, तो उनका इतना साफ तौर पर कहना, अगर महंगाई आपको लग रहा है तो पाकिस्तान चले जाओ। वो सही कह रहे हैं, देश की हाल जो है धीरे धीरे आप देखिएगा श्रीलंका जैसी होगी अगर ये लोग रह गए। ये अंतिम चुनाव भी होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये अंतिम चुनाव होगा। देश में जो हाहाकार श्रीलंका में मचा है वही भारत में मचेगा, खाने के लिए लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। चलिए हम यूपी की राजनीति की बात कर लेते हैं, आपके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। आप अपनी जनता से, अगर आपको दोबारा से समाजवादी पार्टी यहाँ से मनोनीत करती है सांसद के लिए, तो क्या अपनी जनता के प्रति आप खरा उतर पाएंगे? समाजवादी पार्टी अगर मुझ पे विश्वास जताती है और क्षेत्र की जनता, आपने विश्वास की बात की है, मैं आपको रोकना इसलिए चाहूंगा कि एक युवा है, अब कौन सा विश्वास पार्टी को चाहिए आप पर? देखिए टिकट के दौर में तमाम लोग हैं, टिकट मिलने के बाद ही वो विश्वास कायम होता है, लेकिन मैं अपने नेता के प्रति जो है एकदम वफादार हूँ। मुझे वफादारी कहना है, वफादारी एक अलग, अगर कहीं इधर उधर ताकना झाँकना होता तो मैं चला गया होता। ठीक, वफादारी की बात एक अलग होती है। रही बात युवा की, नेताजी अखिलेश जी हमें कहना यही होता है कि युवा के साथ है, एक युवा ही देश का भविष्य है। तो एक युवा को टिकट के दौरान क्यों दरकिनार कर दिया जाता है? कहीं न कहीं कुछ तो है ना ऐसा? नहीं, तमाम नौजवानों को टिकट मिला था। मेरे जानकारी में जो है कम से कम हमारे जैसे नवयुवकों को 100-150 टिकट मिला। संजय जी, आपको मैं इसलिए रोकना चाहूँगा कि आपने कहा तमाम युवाओं को टिकट मिला था, लेकिन किराका सुरक्षित है, ये मछली शहर भी सुरक्षित है। तो क्या लगता है सुरक्षित में आपसे युवा कौन सा नेता यहाँ पैदा हो गया? ऐसा है कि केराकत, तो बातें गंभीर में लीजिएगा इसको। केराकत में जो है न युवा दे के मछली शहर सब युवा को दे दिया। वहाँ रागिनी सोनकर जी हमसे लगता है कम उम्र की हैं विधायक, नाम आ रहा है इस। हाँ, रागिनी सोनकर का भी नाम आप देख ही रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो है ये तूफानी सरोज जी जो है, ये उस समय टिकट तो कह रहे थे, हम नहीं मांग रहे थे। राजनीति की जब दौर चल रहा था उसमें ये पहले कह रहे थे कि मैं नहीं मांग रहा था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दिया, चुनाव लड़े और हम लोगों ने साथ दिया, वो चुनाव जीते। लगता तो ये है हमें कि जो आपकी मेहनत का फल था वो कहीं और चला गया। वो तो कन्फर्म है। हम लोगों ने कहा था राष्ट्रीय, आप जिसको गधे को आप पट्टा पहना देंगे तो उसको जिता के लेकर आएंगे। हमारी बात हुई थी उस समय, गुलाब सरोज थे, दीपचर राम थे, आमने सामने बात हो रही थी। हम कही टिकट जो है आप, मेरिट तो मेरी बन रही थी, नहीं हो पाया किसी कारणवश। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी इस चीज़ को, पूरे जौनपुर के नेता हमारे थे कि मैं चाह रहा था तुमको लड़ाना, नहीं लड़ा पाए, मेरी मजबूरी समझो।
लेकिन हम लोगों ने भी ये ठाना था कि आप किसी को टिकट दे देंगे, उसको जिता के लेकर आएंगे, आपको हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और इस राजनीति में जो है नुकसान फ़ायदा तो लगा रहता है। अभी मेरी बहुत उम्र है और लोकसभा का टिकट मैं मांग रहा हूँ, और चुनाव अगर टिकट देंगे जीत कर आऊँगा, और पिताजी के बनाए हुए रास्ते पे ही अपना काम करने का काम। लगता नहीं कि रागिनी सोनकर, अगर बात कर रहे हैं आप, तो रागिनी सोनकर को किराकर 372 की जो जनता है, ये थोड़ा सा कम नहीं होगा यहाँ पर उनका वजन? केराकत की जनता है तो लोकसभा में, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी के मुताबिक देखा जाए तो केराकत की जनता जो है आज भी 80% मुझे चाहती है। तो यही तो मैं आपसे पूछना, क्षेत्र में आप घूमकर आप सर्वे कर लें तो मैं बताया ना आपको पहले कि अगर 10 लोगों से पूछेंगे तो 7 लोग कहेंगे कि संजय सरोज बेटर हैं। लेकिन वो पार्टी का निर्णय है ना, टिकट तो एक ही के आदमी को मिलेगा। और रागिनी सोनकर और किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो पार्टी का निर्णय होगा किसको लड़ाएगी पार्टी, किसको नहीं लड़ाए। लेकिन मैं प्रबल दावेदार हूँ, मैं ये मानता हूँ। आप प्रबल दावेदार हैं, एक युवा भी हैं, एक युवा संगठन भी आपके साथ है, एक यूथ भी आपके साथ है, फिर भी कहीं न कहीं पार्टी की कमियां रह जाती है उस दौरान जब टिकट देने का निर्णय होता है, ऐसा कुछ है? केराकत विधानसभा में मुझे 2 बार टिकट मिला है, और 2 बार टिकट मिलने के साथ साथ पिताजी की राजनीति का भी मुझे बहुत वो रहा प्यार स्नेह। और दोनों बार टिकट मेरे पास व्यक्तिगत लड़के जो काम करते हैं, मेरे दोस्त जो हैं, साथी जो हैं, नौजवान जो है, क्रिकेटर साथी 17,000 लोगों की लिस्ट हमारे पास है। मैं तो बहुत दिल जान से चाहते हैं आपको। मैं उनसे डायरेक्टली बात करता हूँ, आज भी बात करता हूँ लोगों से, और बात करता हूँ। अब पिताजी हमारे नाराज़ हो जाते हैं, कितना फ़ोन पे बात करते हो, तब भी मैं लोगों से बात करता हूँ। और अगर टिकट मिलेगा तो यह चुनाव आप देख रहे थे, आंधी चल रही थी समाजवादी पार्टी की, सरकार नहीं बनी, कहीं ना कहीं धोखा हुआ पश्चिम में, आधी तो चल रही थी। हम लोग ये नहीं सपने में सोच पाए थे कि सरकार नहीं बनने जा रही है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत धोखेबाज। कमियां कहाँ रह गई बीच में इस आधी की? वही जो बाद में शुरू हुआ वो पहले होना चाहिए था, जो ईवीएम की रखवाली पहले होना चाहिए था वो बाद में शुरू किए। पूर्वांचल में तो सारे लोग जो है हम लोग देखते रह गए, और पूर्वांचल में समय भी कम मिला हेरा फेरी करने का, और ये लोग किए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अंत सबका है, भारतीय जनता पार्टी का भी अंत होगा। ये लास्ट में एक बात और करेंगे, किला है समाजवादी का आजमगढ़, उसमें भी सेंध लग चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आजमगढ़ समाजवादी का किला पहले से है, आज भी है। और चुनाव जब हुआ था, आपने उपचुनाव में सेंध लग गई है। चुनाव बताने जा रहे हैं, उपचुनाव जब हुआ था, आज कुछ लोग हमारे अपने समाज, जाति समाज को लेके भी लोग वोट इधर उधर कर देते हैं। लेकिन आज बहुत लोग पछता रहे हैं। अब फिर लोकसभा का चुनाव होगा, समाजवादी पुनः वहाँ चुनाव जीतने जा रही है। दिनेश लाल निरहुआ का आता पता नहीं चलेगा। आपने कहा कि यहाँ बदलाव होगा, रही बात बदलाव की, चलिए आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको आपके नेताजी ने सर्वोपरि माना यहाँ से मछलीशहर लोकसभा से, तो फिर आप जनता में कितना विश्वास पैदा कर पाएंगे? क्या बदलाव यहीं से शुरू कर पाएंगे आप? मछलीशहर लोकसभा 74 की जनता, मड़ियाहू हो, विधानसभा हो, चाहे केराकत हो, चाहे जफराबाद हो, चाहे पिंडरा हो, सभी जनता को जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से 2024 के लिए अभी से तैयार रहने के लिए वो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और 2024 में अगर टिकट मुझे नेताजी देंगे तो ये परिवर्तन की पहली आंधी यहीं से स्टार्ट होगी, मछलीशहर लोकसभा से। चलिए हमारे साथ जो कि संजय सरोज थे, जो कि समाजवादी पार्टी से उन्होंने टिकट से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन किसी कारणवश चुनाव जीत नहीं सके क्योंकि बीजेपी की आधी में इन्हें भी वो आधी उड़ा ले गई उस दौर में। चलिए ठीक है, इन सब बातों के बाद आपसे हम मुलाकात का जो दौर था इनका ख़त्म हुआ, अब हम बातें और भी करेंगे कुछ लोगों से। लेकिन संजय जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका हम शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद।